अब शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम को। नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहला एक चीज़, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? पार्ट नंबर 3, ठीक। इट इज़ ऐसा, हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है, करेक्ट है। सेकेंड, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक दिया गया है। फंडामेंटल राइट इज मेंशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, ठीक है जी, करेक्ट। अब फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को कहा जाता है ये, अच्छा हमने बोरो कहाँ से किया? ये वाला आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया फंडामेंटल राइट्स का? तो वी हैव बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से, ठीक है, फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम यूएसए, ठीक है। बट याद रखिएगा वहाँ पर लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिला है वो बिल ऑफ राइट्स के थ्रू, वहाँ पर उन लोग ने एक कानून पास किया जिसका नाम है बिल ऑफ राइट, और बिल ऑफ राइट में उन सारे राइट्स को लिखा है। लेकिन इंडिया में ये सारे राइट्स को हमने कहाँ पर लिखा है? संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा लिख लीजिए नोट के फॉर्म में, इन अमेरिका फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, ये एक बिल का नाम है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। वाइल इन इंडिया इट इज प्रोवाइडेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये भारत के संविधान द्वारा ही दिया गया है, मतलब संविधान में मेंशन्ड है, अनलाइक अमेरिका जहाँ पर ये बिल ऑफ राइट्स में मेंशन करके रखा गया है, ठीक है जी, करेक्ट। अब फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसा करके। जो थर्ड चैप्टर है उसका टाइटल क्या है? फंडामेंटल राइट्स। इस थर्ड चैप्टर को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों कहा जाता है अब देखते हैं, ठीक है। पार्ट 3 या इसको फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा का मतलब सिर्फ समझ लीजिए, कार्टा का मतलब होता है फरमान, ठीक है, चार्टर, चार्टर या फरमान, राजा द्वारा दिया गया फरमान। और मैग्ना का मतलब ग्रेटर, सबसे बड़ा फरमान, राजा द्वारा घोषित सबसे बड़ा फरमान, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है। अब ये मैग्ना कार्टा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार ह्यूमन सोसाइटी में, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार जो राइट्स मिला, पहली बार, इससे पहले राइट्स का नाम ही निशान नहीं था, पहली बार जो ह्यूमन सोसाइटी में किसी को राइट मिला वो 1215 में मिला था, जब ब्रिटेन के राजा जॉन फर्स्ट ने बेसिकली वहाँ के लोगों को राइट्स ग्रांट किया था, ठीक है। तो किंग जॉन ने जब वहाँ के लोगों को राइट्स दिया तो फर्स्ट टाइम लोगों को राइट्स मिला। और वो राइट्स कहाँ पर लिखा था? तो एक पीस ऑफ पेपर पे, जिस पीस ऑफ पेपर का हेडिंग था मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा वो पेपर का नाम है जिस पेपर पे पहली बार राइट्स लिखकर लोगों को दिया गया था। तो इंडिया में राइट्स कहाँ पर लिखा हुआ है? पार्ट 3 में। तो हम पार्ट 3 को कहते हैं कि ये हमारा वही पेपर के जैसा है जिसमें लिखा हुआ है अधिकार और लोगों को अधिकार दिया गया है, ठीक है। हेंस पार्ट 3 इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ही नोट करके आप लिख लीजिए, इन ह्यूमन सोसाइटी, हाँ जी, इन कार्टा का मतलब हो गया ग्रेटर चार्टर, हाँ जी, ये चार्टर है, ठीक है। सो नोट में ऐसा लिख लीजिए, इन ह्यूमन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम राइट्स वर granted to people in 1215 in Britain
by King John first in by the piece of paper या through the piece of paper these rights were mentioned in a paper titled मैग्ना कार्टा। ठीक है जी, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब भारत का ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नंबर 3 है। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। और बोरो कहाँ से किया है, यूएसए से। ये आइडिया फंडामेंटल राइट्स का आइडिया मतलब नेचुरल राइट्स जो स्टेट द्वारा गारंटी किया जाएगा, ऐसा जो आइडिया है ये फंडामेंटल राइट्स का आइडिया है, वो हमने यूएसए से लिया है। वैसे यूएसए में जो गारंटेड राइट्स है वो बिल ऑफ राइट्स में मेंशन है, बट इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशनड है। ठीक है, देन फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा ही पहली बार जो ह्यूमन सोसाइटी में राइट्स ग्रांट किया गया था वो 1215 में दिया गया था ब्रिटेन में, जब किंग जॉन 1 ने राइट्स ग्रांट किया था अपने लोगों को। तो क्योंकि पार्ट नंबर 3 में राइट्स मेंशन है और यहाँ से हमारे देश के लोगों को राइट्स मिल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि दिस इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ अब ये वाला लाइन सिर्फ ऐसे लिख के रखिएगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा जब आप फंडामेंटल राइट्स थोड़ा पढ़ लेंगे तब। अभी सिर्फ लिखने के हिसाब से लिखिए कि फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड, फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन मतलब पिलर। किसी भी बिल्डिंग का ढांचा तभी तक खड़ा है जब तक उसका पिलर को आपने हिलाया नहीं। अक्सर कहा जाता है कि अगर समझिए यहाँ पर भी हमें कुछ रेनोवेशन करना है तो आपको कहा जाएगा कि आप बीच के दीवार को तोड़कर कुछ भी करिए, लेकिन पिलर को हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर पिलर को हाथ लगा देंगे तो बिल्डिंग का ढांचा ढीला हो जाएगा और कभी भी गिर सकता है। तो वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं पर भी बदलाव करिए, कुछ भी बदलाव करिए, लेकिन इसका जो पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्ट नंबर 3, जिसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए। ठीक है, इसीलिए इसको पिलर कहा जाता है, मतलब कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब आ गया फंडामेंटल राइट्स प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा, ये दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है भारतीय संविधान की चेतना यहीं पर बसी हुई है। राइट, द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक शरीर का सबसे अहम चीज़ होता है उसकी आत्मा, अगर आत्मा ही निकल गई तो शरीर बेकार हो गया। और वैसे ही, या फिर होता ना चेतना, मतलब उसकी एकदम पूरी की पूरी आत्मा ही उसमें बसी हुई है। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा अगर आपको समझना है तो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये दो टॉपिक ही उसकी पूरी आत्मा है। बाकी का दूसरा जो पार्ट है वो सब तो सिर्फ हाथ पैर मुंह है, राइट, जिसका कोई मतलब नहीं अगर आत्मा निकल गया तो। ठीक है, सो इट इज़ द आत्मा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक चेतना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वैसे यहाँ पर एक नाम भी लिख लीजिए, एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन है जिनका नाम है ग्रैनवेल ऑस्टिन। ग्रैनवेल ऑस्टिन, ये ग्रैनवेल ऑस्टिन ने दिया था, मतलब कहा था कि इट इज़ द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस है, मतलब आत्मा है, चेतना है, सब चीज़ है। ठीक है जी, ये बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स। राइट, फंडामेंटल राइट्स का फीचर क्या है। फीचर्स ऑफ
फंडामेंटल राइट्स। देखिए, सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति का राइट है, सबसे पहला तो ये समझिए। अच्छा, एक एक करके समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक तरीके का नेचुरल राइट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल राइट, ये लिख लेते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल राइट, नेचुरल राइट, क्लियर है। हाँ, दूसरा, नेचर द्वारा दिया गया ये ह्यूमन बीइंग को मिला हुआ राइट है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन राइट एज वेल, ये एक ह्यूमन राइट भी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन राइट, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये समाज का राइट है या व्यक्ति का राइट है, तो ये व्यक्ति का राइट है, ठीक है। तो अगर मैंने आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुआ। फंडामेंटल राइट्स समाज का राइट नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति का राइट होता है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल राइट है, इट इज एन इंडिविजुअल राइट, विजुअल राइट, ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉट कम्युनिटी राइट, नॉट कम्युनिटी और सोशल राइट। ये एक सोशल राइट नहीं है, ये एक व्यक्ति का, समाज का राइट नहीं है, ये व्यक्ति का राइट है, राइट्स, ठीक है, इंडिविजुअल राइट है। अब ये इंडिविजुअल राइट करता क्या है, तो ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा है, समझिए एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इसको पैर मिला, ठीक है, नेचर ने पैर दिया है चलने के लिए, नेचर ने हाथ दिया है अपना काम करो, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। फिर नेचर ने इसको ज़ुबान भी दिया है, बोलो भाई, बोलने में क्या ही दिक्कत है, राइट। लेकिन कोई आकर इसका हाथ पैर मुंह ये सब काटने वाटने का भी काम कर सकता था। तो इसीलिए क्या हुआ, स्टेट ने इसको गारंटी दे दिया कि तुम्हारा जो नेचुरल राइट है वो प्रोटेक्टेड होगा। तो इसने एक शक्तिमान का सुरक्षा कवच बना दिया, ठीक है। अब ये सुरक्षा कवच और कुछ नहीं, फंडामेंटल राइट्स है, सुरक्षा कवच फंडामेंटल राइट्स हो गया, राइट, क्योंकि नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, एक व्यक्ति सुरक्षा कवच में चले जाता है। सुरक्षा कवच में जाने का मतलब हो गया कि अब इसको कोई अटैक नहीं कर सकता, ना तो स्टेट उसको अटैक कर सकता है और ना तो कोई प्राइवेट आदमी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का राइट है और कर क्या रहा है, उसको प्रोटेक्शन ग्रांट कर रहा है। प्रोटेक्शन किससे ग्रांट कर रहा है, तो स्टेट से भी ग्रांट करता है। देखिए जैसे कैसे, एक नाम था, इसका नाम था अब्दुल, जन्म हुआ उसका अफगानिस्तान में, उसके भी पास 2 पैर था, जन्म के कुछ ही दिन बाद तालिबानी उसके पास गए और उसके दोनों पैर को काट दिया। नेचर ने तो उसको पैर दिया था, लेकिन वहाँ पर तालिबानी जो शासन में थे वो गए, पैर काट दिए, काम खत्म। फिर उसी टाइम उसी दिन यहाँ पर मतलब इंडिया में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, नाम था मंगलू, राइट है, उसको भी पैर नेचर ने दिया, यानी नेचर ने भी उसको चलने का अधिकार दिया। उसे डर लग रहा था कि मोदी जी आकर उसके पैर काट सकते हैं, जैसे तालिबान का उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन का एरा है, ज़माना चल रहा है, उसको खबर मिल चुका है कि वहाँ पर उसको तालिबानी पैर काट दिया। यहाँ पर इसको भी डर है कि मोदी जी आकर पैर काट सकते हैं, यानी स्टेट पैर काट सकते हैं। लेकिन इसी बीच में मोदी जी का उसे पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मोदी जी ने लिखा है कि टेंशन ना लियो, वो नेचुरल राइट जो तुझे नेचर ने दिया है, जिसके बेसिस पे तुम अच्छा लाइफ जी सकते हो, वो राइट्स का मैं गारंटी देता हूँ। मोदी जी के लेटर में लिखा था, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं कभी भी तुमसे ये राइट्स तुम्हारा नहीं छीनूंगा। तो नेचुरल राइट्स गारंटेड बाय द स्टेट अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट मोदी जी ने अपने ही लेटर में क्या लिखा, गारंटी दिया, बोला कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारा ये राइट्स कभी नहीं छीनूंगा। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स एक नेचुरल राइट है जो स्टेट द्वारा गारंटेड है और स्टेट के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन देता है एक इंडिविजुअल को, ठीक है जी। तो स्टेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, तो ये करता क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। सो इसका नेचर में क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट जनरली। लेकिन इंडिया में, क्योंकि इंडिया थोड़ा और हाई लेवल का है, तो इंडिया में मोदी जी के उस लेटर में एक और चीज़ लिखा हुआ है कि मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुमसे ये राइट्स कभी नहीं छीनूंगा और दूसरों को भी छीनने नहीं दूंगा। मतलब मोदी जी खुद तो नहीं छीनेंगे, स्टेट नहीं छीनेगा और प्लस कोई और भी नहीं छीन सकता, मोदी जी इसका भी गारंटी दे रहे हैं। तो इंडिया में एक स्टेप आगे है। इन जनरल फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इंडिया में देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, ठीक है जी। तो देखिए, तो इसका नेचर क्या है, इट प्रोवाइड्स
प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देता है, इंडिविजुअल, ठीक है जी, प्रोटेक्शन। अब यहां पर लिखते हैं इन जनरल मतलब दुनिया भर में जो आमतौर पे चीज़ होती है वो ऐसी होती है कि फंडामेंटल राइट्स एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन किससे देता है, तो फ्रॉम स्टेट, इन जनरल फ्रॉम स्टेट। इन इंडिया में थोड़ा सा केस अलग है, इंडिया में फ्रॉम स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब आम लोगों से, प्राइवेट इंडिविजुअल। अब 12 से लेकर 35 तक बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, तो क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स स्टेट से प्रोटेक्शन देता है, तो यस, यहां पर लिख लीजिए ऑल फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स इंडिया में प्राइवेट लोगों से भी प्रोटेक्शन देता है, तो नो, देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल राइट्स ओनली। आर्टिकल नंबर 15 में क्लॉज नंबर 2 मिलेगा वो, आर्टिकल नंबर आपका 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्राइवेट इंडिविजुअल से भी प्रोटेक्शन देता है। तो अब सवाल आता है लेकिन फिर प्राइवेट इंडिविजुअल से प्रोटेक्शन कौन देता है, ये तो सिर्फ 4 ही आर्टिकल्स है जो हमें प्राइवेट से प्रोटेक्शन देता है, तो यार मल्टीपल अदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कौन देता है, तो ऑर्डिनरी लॉ, राइट। प्राइवेट लोगों से प्रोटेक्शन देने के लिए तो आपके पास ऑर्डिनरी लॉ है ही है, ठीक है। यानी देखिए मंगलू नाम का एक बच्चा भारत में, ठीक है, उसका जन्म हुआ, मोदी जी ने कानून पास किया, संविधान से एक कानून पास किया गया, कोई इसको नहीं मारेगा, ये दूसरे लोगों के लिए है कि कोई इसको नहीं मारेगा, तो आम लोगों से उसको मंगलू को मार पड़ने से बच गया। फिर मोदी जी ने दूसरा कानून पास किया, उसमें लिखा कोई भी मंगलू के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो जो ऑर्डिनरी लॉ पास होता है ना, वो दूसरों के ऊपर एम्फसाइज करके पार्लियामेंट पास करती है कि कोई भी मंगलू के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। तो यानी मंगलू को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन मिल गया, आम लोग नहीं कर सकते। लेकिन फिर मंगलू बोला कि भाया दूसरा से तो हो जाएगा लेकिन आपसे कौन बचाएगा, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स में जो संविधान में लिखा हुआ है उसका फोकस स्टेट से प्रोटेक्शन देने का काम है। ऑर्डिनरी लोगों से प्रोटेक्शन देने के लिए तो ऑर्डिनरी लॉ तो हमारे पास है ही है, ठीक है। तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है, ऑर्डिनरी लॉ एक पर्सन को ऑर्डिनरी लोगों से प्रोटेक्शन देता है और फंडामेंटल राइट्स एक पर्सन को स्टेट से प्रोटेक्शन ग्रांट करवाता है। लेकिन इंडिया में एक एक्सेप्शन वो है कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट से तो प्रोटेक्शन दिलाता ही है, बट देयर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो आम लोगों से भी प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे ऐसा ऐसा करके, ठीक है। तो हो सकता है कि पहली बार सुनने में उतना अच्छे से क्लियर ना समझ में आए, तो इसके लिए जब आप यहाँ से घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद में ये सारे चीज़ों को पढ़िए और जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसी तरीके से उसको एनालाइज करिएगा, थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करके समझने की कोशिश करिएगा, क्रिटिकली समझिए। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स ऐसा प्रोटेक्शन करता है, वैसा, मतलब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसी हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा, तो चीज़ें आपके सामने और क्लियर कट तरीके से क्लियर हो जाएगी। मतलब चीज़ें जो थोड़ी बहुत अगर वेग भी लगेगी तो वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम स्टेट। इन जनरल तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि स्टेट, लेकिन इंडिया में स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों से प्रोटेक्शन देता है। ये एक स्पेशल कैटेगरी है, आप इसको बोल सकते हैं ये एक इंडिया में यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस है। यूनिकनेस, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के फंडामेंटल राइट्स का क्या यूनिकनेस है, तो ये एक यूनिकनेस है इंडिया के फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है जी। दूसरा, अब आते हैं आगे के पॉइंट पे। फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्शन दे देता है फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। नाउ, क्या फंडामेंटल राइट्स ये प्रोटेक्शन सिर्फ सिटीजन्स लोगों को देता है या नॉन सिटीजन्स को भी देता है? तो अगेन ये यूनिकनेस है इंडिया का कि ये नॉन सिटीजन्स को भी देता है। दिस इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स एज वेल, ठीक है। सो इट इज अवेलेबल टू ऑल का मतलब इवन टू दी नॉन सिटीजन्स
सिटीजन्स, राइट, नॉन सिटीजन्स। अच्छा, व्हाट अबाउट एनिमी एलियन? तो इवन टू एनिमी एलियन, लेकिन कुछ कोई राइट्स है जो एनिमी एलियन, कुछ राइट्स है जो एनिमी एलियन को अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के लिए नॉन सिटीजन्स में एनिमी एलियन भी समझ लीजिए। इवन एनिमी एलियन लाइक राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, वो एनिमी एलियन के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है जी। तो एनिमी एलियन के लिए भी है, बट फंडामेंटल राइट सबके लिए पास है, भले आप नागरिक है देश के या देश के नागरिक नहीं है। हर कोई भी व्यक्ति जो भारत की भूमि के ऊपर, भारत के सॉइल के ऊपर खड़ा है, हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिया है। लेकिन देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन, ठीक है। सो एक्सेप्शन में लिख देते हैं। एक्सेप्शन क्या, इसमें बट करके लिखते हैं, बट देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सम ऑफ एफ आर एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ वो इनके लिए अवेलेबल है, एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू सिटीजन्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये 5 अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन फंडामेंटल राइट्स, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स लोगों के लिए अवेलेबल है और दूसरों के लिए यह राइट्स अवेलेबल नहीं है। दिस राइट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द अदर पीपल, ठीक है जी, ठीक है ना। अच्छा, ये भी हमारा एक यूनिकनेस है। आमतौर पे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स लोगों के लिए रहता है, लेकिन इंडिया में ये सबको हमने दिया है, तो ये भी हमारी एक यूनिकनेस है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंडियन फंडामेंटल राइट्स का क्या यूनिकनेस है, तो पहला, इट इज अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स एज वेल। क्यों नॉन? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई टू द नॉन सिटीजन्स, हमने नॉन सिटीजन्स को क्यों दिया है? जब दुनिया भर के देश में फंडामेंटल राइट सिर्फ वहाँ के नागरिक लोगों के लिए होता है, तो इंडिया में नॉन नागरिक लोगों के लिए भी क्यों रखा गया है? ठीक है, जो नागरिक यहाँ के नहीं है, जो सिटीजन नहीं है, उन लोगों के लिए भी क्यों रखा है? तो रीज़न ये है कि इंडिया का संविधान कब बना? 1950s, वही 46 के बाद से शुरू हुआ, 50s तक चला, ठीक है। और ये टाइम तक दुनिया भर में ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट आ चुका था, और ह्यूमन राइट कहता है कि वो आपका नागरिक हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको एक बेसिक डिग्निटी या बेसिक चीज़ उसको मिलना चाहिए। तो बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन फंडामेंटल राइट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, इसके लिए यहाँ पर हमने नॉन सिटीजन्स को भी दे रखा है, ठीक है। बिकॉज इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है जी। तो ये एक यूनिकनेस है। दुनिया भर में फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए होता है, बट इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स एज वेल। व्हाई? बिकॉज इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट 1945-46 के टाइम पर आ चुका था, और उसी के कुछ समय बाद इंडिया में संविधान लिखा जा रहा था, और जब हम फंडामेंटल राइट्स लिख रहे थे तो ये कर दिया। बट लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स लोगों के लिए ही अवेलेबल है, एंड दोज आर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है जी, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर क्या फंडामेंटल राइट्स एक एब्सोल्यूट राइट है? एब्सोल्यूट राइट मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या ऐसा है? मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, नेचर ने मुझे ज़ुबान दिया बोलने के लिए। अफ़गानिस्तान में भी एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको नेचर ने ज़ुबान दिया बोलने के लिए, राइट। तो बोलने का अधिकार कैसा राइट है? नेचुरल राइट है, और ये ह्यूमन राइट भी में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अफ़गानिस्तान में वो जैसे मुंह खोला उसका सीधा जीभ ही काट दिया, ठीक है जी। तो वहाँ पर वो राइट्स उसका गारंटेड नहीं था, तो इसीलिए गायब हो गया। इंडिया में मुझे मोदी जी ने गारंटी दिया कि भाई टेंशन मत लो, नेचर द्वारा जो बोलने का अधिकार, ज़ुबान के साथ ही उसने बोलने का अधिकार जो मुझे दिया है, इसका हम गारंटी दे रहे हैं। मतलब मोदी जी ने गारंटी दिया कि हम ये आपसे कभी नहीं छीनेंगे, यानी नेचुरल राइट मोदी जी द्वारा गारंटेड हो गया कि मोदी जी इसको कभी नहीं छीनेंगे। वैसे राइट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन
क्या अब जैसे गारंटी मिल गया कि अब भैया कुछ भी बोलो, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि देश के टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ भी बोल सकता हूँ? ऐसा बोलूँगा तो उठा के जेल में डाल देगा। तो यानी मोदी जी ने गारंटी देते टाइम एक कंडीशन भी दिया, कहा कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको एक सीमित दायरे में रहकर बोलना पड़ेगा, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे नीचे अब दंगा ही शुरू हो गया, ऊपर मस्त बोल दिया, नीचे दंगा शुरू हो गया, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि इंडिया का फॉरेन रिलेशनशिप ही खराब हो जाए, सारे दुनिया भर में इंडिया का के साथ झगड़ा ही लगवा रहा है, अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया, इसके साथ उसके साथ, आप वैसा बात नहीं बोल सकते, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी का डिफेमेशन कर दो, मतलब है ना, किसी के डिग्निटी को हार्म कर दो, आप जुडिशरी के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का कुछ लिमिटेशंस लगाएं। तो बताइए, जो नेचुरल, जो फंडामेंटल राइट्स मेरे पास है, मतलब बोलने का अधिकार, ये एब्सोल्यूट है या रेस्ट्रिक्टेड है? रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है जी, याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्टेड राइट्स, रेस्ट्रिक्टेड राइट्स, ठीक है। वेयर रेस्ट्रिक्शन कौन इंपोज करेगा? तो पार्लियामेंट। वेयर restrictions can be imposed by parliament। पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर ये अच्छा पूछ सकता है का, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट? कौन? तो याद रखिएगा, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। ओनली पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। सो इतना तो क्लियर हो गया कि फंडामेंटल राइट्स एक रेस्ट्रिक्टेड राइट्स है, लेकिन याद रखिएगा इसका एक एक्सेप्शन है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ऐसे अधिकार है जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अधिकार मिला है तो मिला ही है सीधा, वो है आर्टिकल 17 एंड 24, ठीक है जी। बट आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 24, राइट्स अंडर आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 24 आर एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट्स, ठीक है जी। ये कैसे राइट्स है? तो ये एब्सोल्यूट राइट है, करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो मेन पर्पस है, या फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कैसी है पता है, ये स्टेट के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन डालता है। दुनिया भर में फंडामेंटल राइट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन डालता है, कुछ करने से प्रोहिबिट करता है स्टेट को। जैसे कि आप किसी को बोलने से नहीं रोकोगे, आप किसी को चलने से नहीं रोकोगे, आप मतलब स्टेट किसी को बोलने से नहीं रोकेगा, स्टेट किसी को चलने से नहीं रोकेगा, तो इस तरीके का स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है। फंडामेंटल राइट्स का नेचर ही ऐसा है। बट इंडिया में एक यूनिकनेस है कि इंडिया में रेस्ट्रिक्शन तो इंपोज करता है, लेकिन साथ में कहीं कहीं पर अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए भी स्टेट को कहता है, मतलब आप कुछ आगे बढ़कर करो। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी किसी के साथ मत करो। किसको बोलता है? स्टेट को, कि मोदी जी किसी के साथ अनटचेबिलिटी मत करना, मोदी जी किसी के साथ भेदभाव मत करना, मोदी जी आप किसी को बोलने से मत रोकना, मोदी जी आप किसी को मंदिर में जाने से मत रोकना। मतलब देखिए, मोदी जी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है ना। मोदी जी आप किसी को बोलने से रोकना मत, तो मोदी जी के ऊपर आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया ना, उनके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव राइट। फंडामेंटल राइट्स आमतौर पे ऐसा ही काम करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगा देता है, ठीक है। बट इंडिया में देर आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो मोदी जी को ये भी बोलता है कि मोदी जी बच्चों के लिए स्कूल बना दीजिए, मोदी जी थोड़ा पेड़ लगवा दीजिए, ठीक है। तो यानी इंडिया में फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी डालता है प्लस पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी डालता है। ये यूनिकनेस है इंडियन फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। तो एक नेक्स्ट यूनिकनेस लिख लीजिए, यूनिकनेस है कि इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली इम्पोज fundamental rights not only prohibits state, impose का मतलब ऐसा लिखता हूँ, not only prohibits state from doing something negative obligation, negative
obligation but also ask state to take some affirmative actions जिसको कहा जाता है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। ठीक है जी, ये स्टेट के ऊपर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी इम्पोज करता है। करेक्ट है जी। तो ये भी इंडियन फंडामेंटल राइट्स का यूनिकनेस है, नहीं तो दुनिया भर में सिर्फ नेगेटिव ऑब्लिगेशन डाला जाता है। इंडिया में है कि भाई ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी कास्ट करता है स्टेट के ऊपर, कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए, कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए भी कहता है। ठीक है, नाउ क्योंकि मोदी जी को देखिए फंडामेंटल राइट्स अफगानिस्तान में नहीं है इसलिए तालिबान गया और पैर काट दिया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इंडिया में है इसलिए मोदी जी आकर किसी का पैर काट सकते हैं? नहीं काट सकते, है ना। तो यानी मोदी जी के ऊपर लिमिटेशन डाल दिया। वहाँ पर मस्त बिंदास मच मौला है, एकदम नींद से उठा, तलवार लिया, इसका पैर काट दिया। लेकिन क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं इंडिया में? नींद से उठे और आज बोले कि आज मन कर रहा है 2-4 का पैर काट देता हूँ, जाके कर सकते हैं? नहीं। यानी मोदी जी का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन कास्ट कर देता है। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेड गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करता है। फंडामेंटल राइट्स FR लीड्स टू लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है? वो गवर्नमेंट जिसे संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, मस्त मौला तरीके से जो मन किया वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है नॉट एन आर्बिट्ररी गवर्नमेंट। इसका मीन्स नॉट एन आर्बिट्ररी गवर्नमेंट। आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, अपने मन मर्जी से जो मन किया वैसा कर दिया, वो काम नहीं किया जा सकता। नॉट एन आर्बिट्ररी गवर्नमेंट। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा, लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब आर्बिट्ररी गवर्नमेंट नहीं होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब वह गवर्नमेंट दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती है। ठीक है, अब जरा बताइए, हमने सबसे पहला क्लास जो किया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये सब पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ पर सरकार संविधान के अनुसार काम करने के लिए विवश हो जाए, अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको लिमिटेड गवर्नमेंट। हाँ, लिमिटेड गवर्नमेंट। और एक और चीज़ बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है? रूल ऑफ मोदी जी, रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का प्रेजेंस शो करता है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, प्रेजेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इट शोज की प्रेजेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ है। अब बताइए, जिस देश में मोदी जी लॉ के अनुसार काम करने के लिए मजबूर है कि ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी लॉ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है? और रूल ऑफ लॉ है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? राइट, तो जहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स होगा उस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। ठीक है, सो इट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट, या फिर FR प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है तो याद रखिएगा उस देश में ये है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, ना लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया, ये हो गया। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक और चीज़ याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स किस तरीके का जस्टिस प्रोवाइड करता है? प्रियम्बल में जस्टिस लिखा हुआ है ना, प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में जस्टिस लिखा हुआ है। कैसा जस्टिस? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to assure to its citizen justice, liberty, equality, fraternity। तो जस्टिस कैसा?
सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो वो जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो मैंने, अगर आप लोग को याद हो, देखिए लिखवाने के टाइम पे भी कहा था कि जब हम फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये जस्टिस कैसे कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेगा डीपीएसपी का टॉपिक, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स, एफआर प्रोवाइड्स फॉर पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इसी को आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, करेक्ट। फिर फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है या नॉन जस्टिशिएबल, तो इट इज जस्टिशिएबल, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट्स एफआर आर जस्टिशिएबल इन नेचर, शिएबल इन नेचर। अब अगर आप लोग को याद हो, हमने प्रीएम्बल पढ़ने टाइम पढ़ा था कि जस्टिशिएबल या नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है, तो बता सकते हैं व्हाट इज जस्टिशिएबल। उस समय मैंने नॉन जस्टिशिएबल बताया था, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो नॉन जस्टिशिएबल और जस्टिशिएबल में बस सिर्फ फ़र्क क्या होगा? हाँ, जस्टिशिएबल वो सेक्शन होता है जिसके बेसिस पे कॉन्स्टेंट, मतलब ये कोई लॉ वो बनाया जा सकता है, प्राइवेट ड्राइव किया जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या बना? हाँ वो तो है, पावर ड्राइव करेंगे तो आप बिल बना सकते हैं। और एक और चीज़ है, जब जस्टिशिएबल होगा तो आप उससे एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में किसी भी चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्टिशिएबल का मतलब लिख लीजिए, जस्टिशिएबल, अगर इफ़ अ थिंग इज जस्टिशिएबल इट सिंपली मीन्स कि वन कैन challenge any matter in the court of law by quoting that particular section as a base, right? Fundamental rights is justiciable का मतलब any matter can be challenged in the court of law by making या कीपिंग इट एज अ बेस, बाई कीपिंग इट का मतलब एफ आर एज अ बेस, पहला चीज़। दूसरा, जस्टिशिएबल का मतलब है कि उसको एनफोर्स जुडिशरी द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है जी। मीन्स along with legislature, comma, it can be enforced by judiciary as well. जुडिशरी द्वारा भी इसको लागू किया जा सकता है, इट कैन बी एनफोर्स्ड बाय जुडिशरी एज वेल, है ना। ठीक है जी, करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ये सारे जो फीचर्स आपने देखा है इससे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। आप ये बस सिर्फ इतना ही पढ़े ना, इतना के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें आप क्वेश्चन पेपर पे देखिएगा फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक में कई क्वेश्चन है जो सिर्फ इतना से सॉल्व होने वाला है, ठीक है जी। यानी इतना से ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है।